हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड का लेक्चर नंबर 4, जो कि कंटिन्यूएशन में होगा हमारा चैप्टर नंबर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन के। हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था सेक्शन 33 के अंदर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 34 एंड अबाउट। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारा सेक्शन 34। अब सेक्शन 34 कहता है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस टू कॉमन इंटेंशन। मतलब बहुत सारे लोगों द्वारा किया गया काम, लेकिन किसके अंदर? कॉमन इंटेंशन के अंदर। अब अगर हम बात करें तो जो मेन एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट मेन है। पहला, एक्ट किसके द्वारा होना चाहिए? सेवरल पर्सन्स के द्वारा, दो या उससे अधिक के द्वारा। और किसके अंतर्गत होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत होना चाहिए। हमने देखी इस डेफिनेशन की हेडिंग के अंदर हमने दो चीज देखी। पहला, सेवरल पर्सन एक्ट करेंगे, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर एक्ट करेंगे। और दूसरा, जो इसमें एलिमेंट होगा वो होगा हमारा कॉमन इंटेंशन। यहाँ तक की बात हमें समझ में आती है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन पार्ट। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, अब यहाँ पे एक्ट कैसा होगा? यहाँ पे एक्ट होगा क्रिमिनल, और वो कौन करेंगे? डन बाय सेवरल पर्सन। यहाँ तक की चीज समझ में आती है। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, कोई भी क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, जब बहुत सारे आदमी मिलकर करें। लेकिन यहाँ पर एक बाउंडेशन है, बहुत सारे आदमी, दो से ज्यादा, और पांच तक, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 से कम। दो से ज्यादा और 5 से कम। अगर हम बात करें कॉमन इंटेंशन की, तो उसमें आदमी होने चाहिए 2 से ज़्यादा और 5 से कम। और अगर ये 5 से ज़्यादा हो गए तो हम बोलेंगे इसको कॉमन ऑब्जेक्ट, जो कि हम पढ़ेंगे सेक्शन 149 के अंदर। अभी के लिए हमें इतना याद रखना है, जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट बहुत सारे लोगों से द्वारा किया जाता है, बहुत सारे का मतलब 2 से ज़्यादा और 5 से कम, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अब यहाँ पे जो मेन एलिमेंट है वो क्या है? कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत किया गया कोई भी काम, तो उसके अंदर किया गया अगर कोई भी काम होगा तो ईच ऑफ सच पर्सन, वो हर एक आदमी लाइबल होगा। ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट, जो भी उन्होंने काम किया है। और इन द सेम मैनर, उसी तरीके से, एज इट वॉज डन बाय हिम अलोन, जैसे कि वो काम उसने खुद ही किया है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ए, बी, सी, डी, ये 4 दोस्त थे। अब इन्होंने एक प्लान बनाया कि कोई XYZ बैंक है, XYZ बैंक है, उसको लूटने का। ABCD 4 दोस्त हैं और एक XYZ बैंक को लूटने का इन चारों ने प्लान बनाया। अब इस केस में हुआ ये, जब ये चारों लोग बैंक के अंदर गए तो बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड था।
एक सिक्योरिटी गार्ड था। इस सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोका, इन चारों को रोका। तो अब जब सिक्योरिटी गार्ड ने इनको रोका तो एक मिस्टर ए था इनमें से, उसके पास थी गन, और ये गन इसने शूट कर दी सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड मर गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जब ए ने ही गोली मारी है तो क्या बी सी डी भी लायबल होंगे इस चीज़ के लिए? अगर ए ने मर्डर किया है सिक्योरिटी गार्ड का तो क्या बी सी डी भी उसी तरीके से लायबल होंगे? क्या बी सी डी अपनी प्ली ले सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था? तो यहाँ पर बी सी डी ये भी उसी तरीके से लायबल होंगे जिस तरीके से ए था। और ये बी सी डी ये प्ली नहीं ले सकते कि हमें तो पता ही नहीं था कि इसने, इसके पास ये गन थी या इसने इसको मार दिया। अगर इनका मकसद था बैंक लूटना, ओके, इनको पता था कि हमारा विरोध होगा, सिक्योरिटी गार्ड हमें रोकेगा, ओके, तो ये माना जाएगा कि इनको ये भी पता था कि ऐसा भी कुछ एक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर बी सी डी तीनों एक ही तरह ही लायबल होंगे कि जैसे वो मर्डर बी ने किया हो, जैसे वो मर्डर सी ने किया हो, जैसे वो मर्डर डी ने किया हो। इन तीनों को कोई भी प्ली नहीं मिलेगी। यहाँ तक की बात समझ में आती है? अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस। अब इसी में पहला केस आता है हमारा गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा। गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा, इस केस में यही हेड हुआ था जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो हर एक आदमी लायबल होगा, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर सच एक्ट डन बाय हिम अलोन। For such act done by him alone। ऐसा माना जाएगा कि वो एक्ट बी ने किया होगा, वो एक्ट सी ने किया होगा, या वो एक्ट डी ने किया होगा। खाली ए की जिम्मेदारी नहीं बनेगी, उन चारों की जिम्मेदारी बनेगी। और ये किस में हेल्ड हुआ था? गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा में। और इसको हेल्ड किसने किया था? इसको हेल्ड किया था प्रीवी काउंसिल ने। यहाँ तक की बात समझ में आती है? ये हमारा पहला केस है। और दूसरा हमारा केस आता है दूसरा हमारा केस है इसमें बारेंद्र कुमार घोष
वर्सेस एम्परर। ये हमारा इसके अंदर दूसरा केस है, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, और इसका एक और नाम है पोस्ट मास्टर मर्डर केस। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बारेंद्र कुमार घोष का दूसरा नाम कौन सा है, तो उसका हुआ पोस्ट मास्टर मर्डर केस। और ऐसे पूछ सकता है कि विच केस इज नोन एज पोस्ट मास्टर मर्डर केस, तो हमारा होगा बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। अब इसके फैक्ट क्या थे? इसके फैक्ट ये थे कि एक एक्यूज है, एक्यूज अपने साथियों के साथ जाता है बैंक में गया। और बैंक में क्यों गया? बैंक को लूटने के मकसद से गया। अब वहां पर क्या हुआ? सॉरी, यहाँ पर बैंक नहीं है, एक्यूज अपने साथियों के साथ गया पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस क्यों गया था? वो पोस्ट ऑफिस में रखे हुए कैश को लूटने के पर्पज से गया था, एक्यूज और उसके साथियों के साथ। अब वहां पर उसने क्या किया? वहां पर जो पोस्ट मास्टर था उससे उसने पैसे छीनने की कोशिश करी, लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने उसका विरोध किया और पैसे उससे वो नहीं छीन पाया, तो वहां पर एक आदमी था, बारेंद्र कुमार घोष, ये आदमी था। इसने पोस्ट मास्टर के ऊपर पिस्तौल चला दिया और उससे पोस्ट मास्टर मर गया। अब जब ट्रायल चला तो उसमें बारेंद्र कुमार ने ये प्ली दिया, बारेंद्र कुमार ने ये प्ली दिया कि भैया मैं तो गेट के बाहर खड़ा था, गेट के बाहर खड़ा था। तो मैं कैसे दोषी हो गया? तो कोर्ट ने इसके जो भी इसके लॉजिक्स थे उसको नहीं माना और कहा कि भैया आप भले ही बाहर खड़े हों, भले ही आपने कुछ भी ना किया हो, लेकिन क्योंकि आप अपने साथियों के साथ थे, क्योंकि आप अपने साथियों के साथ थे और क्योंकि आप एक एक्यूज के साथ थे, तो यही माना जाएगा कि आपकी भी वही मंशा रही होगी जो कि मंशा इसकी रही थी, एक्यूज की। यही माना जाएगा कि आप एक्यूज ने जिस तरीके से खून किया है पोस्ट मास्टर का, उसी तरीके से आपने भी खून किया हो, क्योंकि आपके उसमें इंटेंशन थी, कॉमन इंटेंशन थी। तो यहाँ पर बारेंद्र कुमार घोष को भी कोर्ट ने उसी तरीके से लायबल माना जिस तरीके से एक्यूज को माना था। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब इसी के अंदर हमारा एक और इम्पोर्टेंट केस है जो बार बार क्वेश्चन पूछाता है। केस का नाम है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इसके अंदर हेल्ड ये हुआ था, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। इसमें एक तरीके से कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएशन किया गया था, किसमें? महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर के अंदर। यहाँ तक की बात समझ में आती है? और ये जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये कि यही आपको केस के अंदर दिखाई दे जाएंगे और आपके एमसीक्यूज में भी ये कि ये पॉइंट आएंगे, तो आपको इसको प्लीज ध्यान से एक एक पॉइंट को देखते हुए चलना। अब अगला हमारा केस आता है ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश।
ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसके अंदर ये कहा गया था कि कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर कॉमन इंटेंशन जो बनेगी, जो बिल्डअप होगी, वो एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट भी हो सकती है। मतलब इसमें यह कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि जो कॉमन इंटेंशन बने वो प्रीवियसली बनती आ रही हो, जहां पर वो एक्ट हुआ है, जिस प्लेस में वो एक्ट हुआ है उस प्लेस में इंस्टेंट भी बन सकती है, क्या कॉमन इंटेंशन ड्यूरिंग द एक्ट। और ये कहां पर हेल्ड हुआ था? ये हुआ था ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर। अब इसके अंदर एक और केस आता है, श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसके अंदर ये कहा गया था कि सेक्शन 34 के अंदर केस का नाम श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसके अंदर ये हेल्ड हुआ था कि कॉमन इंटेंशन के लिए फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी। किस लिए? कॉमन इंटेंशन के लिए। यहां तक की बात समझ में आती है? हमने कॉमन इंटेंशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस पढ़े, और जो छूट जाएंगे जब मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा तो उसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये था आपका अभी तक का सेक्शन 34, जो कि बात करते हैं कॉमन इंटेंशन की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 35 की। सेक्शन 35 बात करता है व्हेन सच एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन। कौन सा एक्ट? जो कि हम 34 में पढ़ के आए थे। व्हेन सच एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन, क्या ध्यान रखना, क्रिमिनल एक्ट कौन सा होना चाहिए? क्रिमिनल होना चाहिए। ऑफ इट्स बीइंग डन बाय क्रिमिनल नॉलेज, और इसके अंदर क्या होनी चाहिए? क्रिमिनल नॉलेज होनी चाहिए। तो ये केस किसके अंतर्गत आएगा? सेक्शन 35 के अंदर। वेन एवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज एंड क्रिमिनल इंटेंशन। यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई एक्ट क्रिमिनल नॉलेज या क्रिमिनल इंटेंशन से किया जाएगा तो क्या होगा? और वो किसके द्वारा किया जाएगा? दो से ज्यादा और 5 से कम के द्वारा। तो क्या होगा? ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी ज्वाइन इन दिस एक्ट विद हिज नॉलेज। तो क्या माना जाएगा कि वो हर एक आदमी जो इसमें सम्मिलित था, उसको उस एक्ट की पूरी जानकारी थी और उस एक्ट की पूरी इंटेंशन थी। एक्ट की नॉलेज थी और एक्ट की इंटेंशन थी, एक्ट को करने की इंटेंशन थी। इज लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर, उसी तरीके से किया जाएगा जैसे कि उस अपराधी ने किया है, और उसी तरीके से किया जाएगा कि जैसे इनको उस एक्ट की जानकारी थी, या उसी तरीके से किया जाएगा कि जैसे उस एक्ट को करने की इनकी मंशा थी, इंटेंशन थी।
यहाँ तक बात क्लियर है। सेक्शन 35 में कह दिया व्हेन सच एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ being done with criminal knowledge or intention whenever an act which is criminal only by reason of being done with, जब भी कोई एक्ट एक क्रिमिनल एक्ट तब माना जाएगा जब वो किस तरीके से किया गया होगा, क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन से। किसके द्वारा? दो से ज़्यादा लोगों से। और तो उस केस में क्या होगा, ईच ऑफ सच पर्सन शैल ज्वाइन इन दिस एक्ट विद हिज, क्या होनी चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। इज लाइबल फॉर दिस एक्ट इन द सेम, उसी तरीके से लाइबल होगा। किस तरीके से? एज इफ द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन विद द नॉलेज और इंटेंशन, कि जो उसने एक्ट किया है तो उस एक्ट को करने के दौरान उसको नॉलेज थी इस चीज़ की कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ वो अगेंस्ट लॉ है या नहीं है, या जो मैं एक्ट कर रहा हूँ उससे कुछ हानि हो सकती है या नहीं हो सकती। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं सेक्शन 36 की। अगर हम बात करें सेक्शन 36 की, इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन। अभी हमने 34 में बात किया एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन। 35 में हमने बात किया कि जो इंटेंशन होनी चाहिए वो क्रिमिनल होनी चाहिए और हमारे पास नॉलेज भी क्रिमिनल होनी चाहिए। अब 36 में हम बात करेंगे कि जो एक्ट होंगे जो एक्ट होंगे वो पार्टली बाय एक्ट भी हो सकते हैं और पार्टली बाय ओमिशन भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमें इस चीज पर ध्यान देना है। 36 के अंदर पार्टली बाय एक्ट भी हो सकते हैं और पार्टली बाय ओमिशन भी हो सकते हैं। वेन एवर द कॉजिंग ऑफ सर्टेन इफेक्ट, कुछ इफेक्ट इस प्रकार के होंगे, और अटेम्प्ट टू कॉज इफेक्ट। अब यहाँ पर इफेक्ट भी है और उसका अटेम्प्ट भी है, दोनों कंबाइन है सेक्शन 36 के अंदर। क्या क्या कंबाइन है? एक तो इफेक्ट खुद और एक उसका अटेम्प्ट भी। किसके अंदर कंबाइन है? 36 के अंदर। बाय एन एक्ट, किसी भी एक्ट के द्वारा या किसी भी ओमिशन के द्वारा। तो वो क्या कहलाया जाएगा? वो कहलाया जाएगा ऑफेंस, वो कहलाया जाएगा अपराध। इट इज अंडरस्टूड दैट द कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन इज फॉर द सेम ऑफेंस। तो वो उसी तरीके से माना जाएगा कि ये जो हमने एक्ट किया है पार्टली, या ये जो हमने ओमिशन किया है पार्टली, ये भी उस ऑफेंस का एक पार्ट ही है। ये उस ऑफेंस के पार्ट की तरह ही देखा जाएगा। अब यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन आती है जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है। ए है, इसने क्या किया, बी को पहले बहुत मारा, बहुत मारा, किस इंटेंशन से? मर्डर के इंटेंशन से। और मारने के बाद बी को खाना भी नहीं दिया, भूखा रखा बी को। पहले ए ने बी को बहुत मारा, इंटेंशन क्या थी? उसको मर्डर करने की। और फिर उसके बाद ए ने बी को खाना भी नहीं दिया, क्या इंटेंशन थी? मर्डर करने की। तो यहाँ पर ये जो ए है वो बी के मर्डर का दोषी होगा। ये इस चीज़ की प्ली नहीं ले सकता है कि मैंने इसको सिर्फ खाना देने के लिए मना किया था, या मैंने इसको जो मारा था उसकी इंटेंशन मेरे को इसके मर्डर करने की नहीं थी। यहाँ पर इसका कुछ पार्ट क्या है, इसने मारा, और कुछ पार्ट क्या है, इसने उसको खाना देने से मना किया है। तो ये उस केस के अंदर भी मर्डर का दोषी होगा, ये कोई प्ली नहीं ले सकता। अब आते हैं हमारी बात सेक्शन 37 के अंदर। अब सेक्शन 37 के अंदर सबसे पहला हमारा कीवर्ड है जो हमें याद रखना है, कॉर्पोरेशन, सहयोग।
ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कॉर्पोरेशन कौन से सेक्शन में गिवन है आईपीसी के सेक्शन 37 के अंदर। कॉर्पोरेशन बाय वन ऑफ द सेवरल एक्ट कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। व्हेन अ ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ऑफेंस कैसा होगा, सेवरल एक्ट का कॉम्बिनेशन होगा। whoever intentionally cooperate, अभी और दूसरी चीज इंटेंशनली कॉपरेशन होना चाहिए। in the commission of offense by doing one of those things either singly or jointly, सिंगल भी हो सकता है और जॉइंट भी हो सकता है, with any person commit that offense। अब इसको अगर हम देखेंगे तो सेक्शन 37 में पहला कीवर्ड हमारा कॉर्पोरेशन, दूसरा कीवर्ड सेवरल एक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो एक्ट ऑफेंस, और जो वो एक्ट होगा वो कैसा होगा, इंटेंशनली कॉपरेट वाला होगा। अब चाहे वो सिंगल हो चाहे वो जॉइंटली हो। अब इसको अगर हम देखें, इसमें आती है दो इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन 1। अब इलस्ट्रेशन 1 क्या कहती है हमारी, अब एक ए है एक बी है। ए एक जेलर है, बी एक जेलर है। इन दोनों का मकसद क्या है, इन दोनों का मकसद है जेड जो कि एक कैदी है, प्रिजनर है, इसको मारने की इंटेंशन है इन दोनों की। अब ये जो जेलर ए है इसकी शिफ्ट है सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक, और इसकी शिफ्ट है शाम को 5 से सुबह के 9 बजे तक। तो इन्होंने प्लानिंग की कि जब तक मेरी ड्यूटी होगी तब तक मैं इसको छोटे छोटे डोज में पॉइजन देता रहूँगा, और इसने बोला कि जब तक मेरी ड्यूटी होगी तब तक मैं इसको छोटे छोटे डोज में पॉइजन देता रहूँगा। अब जो इन्होंने यहाँ पे पॉइजन दिया, हालांकि वो स्मॉल डोजेस में था, लेकिन उस पॉइजन को देने का एंड रिजल्ट क्या था, इसकी डेथ, प्रिजनर की डेथ। तो इस केस में जेलर ए और जेलर बी ये दोनों दोषी तो होंगे मर्डर के, लेकिन किस तरीके से कॉपरेशन के भी होंगे, क्योंकि इसमें इन दोनों की आपसी सहमति थी, इन दोनों का कॉर्पोरेशन था। ये बात समझ में आई, ये आपको इलस्ट्रेशन में ही दिया हुआ है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आपके इलस्ट्रेशन में ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ इलस्ट्रेशन मत छोड़ो। अब हम करते हैं दूसरी चीज़, दूसरा इलस्ट्रेशन। अब इसके अंदर आप देखें, ए जो कि एक जेलर है, बी वो भी एक जेलर है, ए की शिफ्ट है मॉर्निंग, बी की शिफ्ट है इवनिंग, और इन दोनों की जेल में एक कैदी बंद है जेड। इन दोनों की जेल में एक कैदी बंद है जेड। अब क्या किया, इन ए और बी के बीच में कॉर्पोरेशन हुआ, कॉर्पोरेशन किस चीज का, जेड की डेथ का। ए ने बोला कि जब तक मेरी ड्यूटी होगी तब तक मैं इसको को खाना नहीं दूंगा,
और बी ने बोला जब तक मेरी ड्यूटी होगी तब तक मैं जेड को खाना नहीं दूंगा। ए ने बोला जब तक मेरी ड्यूटी होगी तब तक मैं बी जेड को खाना नहीं दूंगा। बी ने बोला जब तक मेरी ड्यूटी होगी तब तक मैं भी जेड को खाना नहीं दूंगा। उससे हुआ क्या, भूख के मारे ये मर गया, इसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि ये जो ए है और जो बी है ये जॉइंटली लाइबल होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ये बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे जो मेन पॉइंट था इनका कॉपरेशन हो गया था कि जब तक मेरी ड्यूटी होगी तब तक मैं खाना नहीं दूंगा और जब तक तेरी ड्यूटी हो तब तक तू खाना मत दियो। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसी की एक और इलस्ट्रेशन है। अब ये इलस्ट्रेशन क्या है इसको जरा ध्यान से समझना। जेलर ए इसकी जेल में एक कैदी है जेड, प्रिजनर। अब जेलर ए की इंटेंशन थी इसको डेथ करने की, तो इसकी इंटेंशन जो डेथ करने की थी उसके पर्पज से इसने इसको खाना देना बंद कर दिया। जेलर ए ने जेड के मारने की इंटेंशन से उसको खाना देना बंद कर दिया, लेकिन अब उस जब खाना नहीं दिया तो ये बहुत वीक हो गया, कमजोर हो गया। अब लेकिन जब हायर अथॉरिटी को पता लगा तो इसको हायर अथॉरिटी ने डिसमिस कर दिया इसके इस एक्ट के ऊपर। हायर अथॉरिटी को पता लगा कि जो जेलर ए है वो इस तरीके का काम कर रहा है, तो हायर अथॉरिटी ने उसको डिसमिस कर दिया जॉब से। अब इसकी जगह पर एक और जेलर आया बी। इस ए की जगह पर एक और जेलर आया बी। अब ना बी ए से मिला है और ना ए बी से मिला है, लेकिन बी की भी इंटेंशन क्या थी, जेड की डेथ करनी, तो उसने भी खाना देने से मना कर दिया। और अब की बार जब इसने मना किया तो इसकी डेथ हो गई जेड की। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि इस केस में डेथ के लिए कौन लायबल होगा, खाली बी होगा या ए होगा या ए और बी दोनों होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो बी के इस एक्ट से यहाँ पर डेथ हुई है इसका जिम्मेदार कौन होगा, मिस्टर बी होंगे, मिस्टर ए होंगे या ए और बी दोनों ज्वाइंटली होंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि सिर्फ मिस्टर बी मर्डर के दोषी होंगे। मिस्टर बी मर्डर के दोषी क्यों होंगे, क्योंकि हालांकि इंटेंशन ए की भी उसको मारने की थी लेकिन उसके एक्ट से वो मरा नहीं। और अगर और जब ये बी आया तो इसकी ए से कभी बातचीत नहीं हुई, इसके बारे में कोई कॉपरेशन नहीं हुआ। ये जो एक्ट था ये बी का इंडिपेंडेंट एक्ट था, दोनों का कंबाइंड एक्ट नहीं था। और अगर हम ऊपर वाले केस में बात करें तो ऊपर वाले केस में इन दोनों का कंबाइंड एक्ट था कि भैया सुबह जब मेरी शिफ्ट होगी तब मैं नहीं दूंगा, शाम को तेरी शिफ्ट होगी तो मत दियो। लेकिन यहाँ पे ए और बी के बीच में कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं था। तो इस केस में क्या होगा कि बी होगा मर्डर के लिए दोषी और ये होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए दोषी। अटेम्प्ट टू मर्डर। और ये जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछ ली जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा सॉरी
नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 38। सेक्शन 38 में क्या लिखा गया है? पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। जो भी आदमी क्रिमिनल एक्ट के अंदर पकड़ा गया है वो किसी दूसरे अपराध के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। Where several person has engaged or concerned in commission of criminal act, they may be guilty of different offence by means of that act। अगर कोई आदमी किसी अपराध के लिए पकड़ा गया है तो वो किसी अन्य अपराध के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एग्जाम्पल समझते हैं। ए है और ये जेड है। ए ने जेड को डंडे से, स्टिक से 20 बार मारा। 20 वार किए। ए ने बी के सर पर एक डंडे से 20 बार वार किए। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ चलें तो क्या होगा? एक स्टिक के मारने पर 1 साल की सजा सपोज कर लीजिए, सजा 1 साल की। तो क्या हम ऐसे बोलेंगे कि इसने 20 बार स्टिक मारी है तो इसको सजा 20 साल की मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसको सजा सिर्फ एक स्टिक मारने की मिलेगी। अब उस वार्ड से उसकी डेथ हुई है या उसका कुछ हुआ है वो अलग बात है, उसकी सजा उसको अलग मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर किसी आदमी ने एक डंडे से 20 बार मारा तो उसको सिर्फ एक ही बारी की सजा मिलेगी, ना कि 20 बारी की। ये हो गई इलस्ट्रेशन 1। अब हम बात करते हैं सेकंड इलस्ट्रेशन की। सेकंड क्या कहती है? ए है, जेड है। ए ने वही जेड को मारा डंडे से। अब इन दोनों का बीच बचाव करने के लिए एक आया वाई, तो ए ने वाई को भी मारा। तो क्या इस केस में भी हम ऐसे कह सकते हैं कि इसने मारा तो डंडे से ही है, तो इसको सजा एक ही मिलेगी। इस केस में हम ये सजा एक नहीं दे सकते। इस केस में हम बोलेंगे जेड को मारा उसके सजा अलग, वाई को मारा उसके सजा अलग, क्योंकि यहाँ पर आदमी 2 है और ऊपर वाले केस में आदमी 1 था। अब वो भले ही 20 बार मारा हो, 30 बार मारा हो, 40 बार मारा हो, सजा एक ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सजा दोनों की अलग अलग मिलेगी। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हमारा आता है सेक्शन 39। इसके अंदर आपको सेक्शन पूछ लिया जाता है कि वॉलंटरीली का सेक्शन कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा सेक्शन 39। 39 में हमें क्या गिवन है? वॉलंटरीली। और वॉलंटरीली हमें कहाँ गिवन है? 39 के अंदर। अ पर्सन इज सेड टू बी कॉज टू इफेक्ट वॉलंटरीली व्हेन ही इंटेंड। अब यहाँ पर भी इंटेंशन है, टू कॉज इट और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही नो। अब यहाँ पर क्या है? उसको जानकारी है। he knew or had reason to believe likely to cause। मतलब जब आदमी वो काम कर रहा है तो उसको उसके सभी अच्छी और सभी बुरी चीज़ों का ज्ञान है और वो अपनी मर्जी से कर रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, अपनी मर्जी से, कोई उसको फोर्स नहीं कर रहा और उसको सब अच्छी बुरे का ज्ञान है और उसकी इंटेंशन भी उस काम करने की, तो हम उसको कहेंगे वॉलंटरी। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं ऑफेंस की। अब ये जो सेक्शन आने वाले हैं इसके अंदर आपको सिर्फ इनके सेक्शन नंबर और इनके अंदर की कुछ चीज़ें पूछी जाती है और वो क्या क्या है वो मैं आपको बताता जाऊँगा।
सेक्शन 40 क्या पूछेगा आपसे, सेक्शन पूछ लेगा ऑफेंस का सेक्शन 40। और अगर हम बात करें ऑफेंस का सेक्शन सीआरपीसी के अंदर, तो सीआरपीसी के अंदर है 2N के अंदर। और ये जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आपको याद रखना है 2N सीआरपीसी में और 40 आईपीसी में। अब क्या होते हैं थिंग्स मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। दिस कोड का मतलब जो आईपीसी के अंतर्गत पनिशेबल है वो होंगे ऑफेंस, और हमें कहाँ दे रखे हैं, सेक्शन 40 के अंदर। अब हम बात करें सेक्शन 41। 41 कहता है स्पेशल लॉ और 42 कहता है लोकल लॉ। क्या बोला मैंने, 41 कहता है स्पेशल लॉ और 42 कहता है लोकल लॉ। अब जो स्पेशल लॉ होंगे वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होंगे, जैसे हमारा आईपीसी, जैसे हमारा लिमिटेशन, जैसे हमारा एसआरए, जैसे हमारा हिंदू लॉ, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए है। और अगर हम बात करें लोकल लॉ की, जैसे हमारा हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट, हिमाचल प्रदेश कस्टम एक्ट, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये स्टेट कंसर्न के लिए, ये लोकल एरिया के लिए है। लेकिन अगर हम बात करें पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे आईपीसी हो गया, ये सबके लिए है लेकिन ये पर्टिकुलर है। और हम बात करें लोकल एरिया की, तो वो उस पर्टिकुलर वो लोकल एरिया के लिए होगा। फोर्टी वन स्पेशल लॉ फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है स्पेशल लॉ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए और लोकल लॉ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। और सेक्शन 43 इलीगल, इलीगल का मतलब हो गया लीगली बाउंड टू डू। और इसके अंदर हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। द वर्ड इलीगल एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, जो कि क्या होंगे, विच इज ऑफेंस, जो अपराध होगा, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसको कि लॉ ने करने से मना कर रखा होगा। तीसरा, विच फर्निश ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। अब इसके अंदर पहली चीज ऑफेंस हो, दूसरी प्रोहिबिशन बाय लॉ हो और तीसरा ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन हो, तो उसको हम बोलेंगे इलीगल। अगला हमारा पॉइंट है इंजरी। अगला हमारा पॉइंट है इसमें इंजरी। और इंजरी जो होगी वो किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वो हमारी बॉडी से संबंधित हो, चाहे माइंड से हो, चाहे रेपुटेशन से हो, चाहे प्रॉपर्टी से हो। क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंजरी किस किस के ऊपर हो सकती है, बॉडी पे भी हो सकती है, माइंड पे भी हो सकती है, रेपुटेशन पे भी हो सकती है और प्रॉपर्टी पे भी हो सकती है। सेक्शन कहाँ दिया है 44 के अंदर। 45 हमारा लाइफ है और लाइफ किसकी होगी, ह्यूमन बींग की होगी। और ऐसे ही हमारा डेथ होगा, वो भी किसका होगा, ह्यूमन बींग का होगा, जो हमें दे रखा है 46 के अंदर। मैंने आपको बताया सेक्शन 45 में हमें गिवन है लाइफ किसकी होगी, ह्यूमन बीइंग की होगी, और डेथ भी किसकी होगी, ह्यूमन बीइंग की होगी, ह्यूमन बॉडी की होगी। अब हम बात करते हैं 47 के अंदर वेसल। 47 के अंदर हम बात करते हैं एनिमल, ऐसे क्रिएटर जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, ऐसी क्रिएशन जो ह्यूमन बीइंग नहीं है। एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग, वो कौन होंगे, एनिमल। कहाँ दे रखा है, 47 के अंदर। अब हम बात करते हैं सेक्शन 48 के अंदर वेसल। क्या होंगे, जो भी एनीथिंग मेड फॉर कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और प्रॉपर्टी।
पानी में चलने वाले यान जो किसकी ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत करते हैं, ह्यूमन बॉडी की और प्रॉपर्टी की। अगला, ये सेक्शन 49 इंपॉर्टेंट है। 49 में हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो ईयर और मंथ है वो हम कौन से कैलेंडर से कंसिडर करेंगे, तो वो हम करेंगे ब्रिटिश कैलेंडर से। हम करेंगे ब्रिटिश कैलेंडर से। यहाँ तक की बात क्लियर है। अगला हमारा सेक्शन आता है सेक्शन का सेक्शन 50। द वर्ड सेक्शन डिनोट्स वन ऑफ दोज पोर्शन ऑफ द चैप्टर इन दिस कोड। मतलब जैसे कोई भी ऑफेंस है, उसकी हमने एक स्पेसिफिक धारा लिख दी, उसको एक न्यूमेरिकल कोड दे दिया। जैसे कि मर्डर का है तो उसके ऊपर 302 लगेगी, चोरी का है तो उसके ऊपर 379 लगेगी। तो किसी भी अपराध के लिए हमने उसको एक स्पेसिफिक कोड दे दिया न्यूमेरिकल टर्म्स में, तो वो हो गया हमारा सेक्शन। वन ऑफ दोज पोर्शन ऑफ द चैप्टर इन दिस कोड विच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रीफिक्स नंबर। अगला हमारा आता है सेक्शन 51 ओथ। द वर्ड ओथ डिनोट्स a solemn affirmation substituted by law for oath, any declaration required by law, जो भी विधि द्वारा रिक्वायर्ड होगी ओथ वो, any declaration authorized by law, जो भी ऑथराइज होगी वो, टू बी मेड बिफोर, किसके समक्ष, पहला होगा पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष। ऐसी डिक्लेरेशन, ऐसी अफर्मेशन जो हम कोर्ट के आगे पेश करेंगे या जो हम किसी पब्लिक सर्वेंट के आगे पेश करेंगे, वो क्या होती है, ओथ होती है। और वो हमें कहाँ गिवन है, सेक्शन 51 के अंदर। अब अगला सेक्शन है हमारा 52, वो है हमारा गुड फेथ। अब अगर हम बात करें गुड फेथ की, नथिंग इज सेड टू बी डन इन अ गुड फेथ विच इज अ डन और बिलीव टू बी डन। अब यहाँ पर हमें गुड फेथ के अंदर दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो एक्ट कैसा होना चाहिए। पहला, प्रॉपर ड्यू केयर से होना चाहिए और प्रॉपर अटेंशन से होना चाहिए। अगर कोई एक्ट प्रॉपर ड्यू केयर से नहीं हुआ तो वो गुड फेथ में नहीं माना जाएगा, और अगर कोई एक्ट प्रॉपर अटेंशन से नहीं हुआ तो वो एक्ट भी गुड फेथ से नहीं माना जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक्ट गुड फेथ से हुआ है तो पहला होना चाहिए ड्यू केयर से और फिर होना चाहिए अटेंशन से। अब यहाँ तक कि आपको बात समझ में आती है। और आज के सीरीज का हमारा आखिरी सेक्शन है 52A, जो कि कहता है हार्बर। और हार्बर की अगर हम बात करें तो हार्बर कैसे हो सकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, फाइनेंस, हर तरीके से हो सकता है। हार्बर का मतलब होता है किसी को हेल्प करना, किसी को छुपाना। तो हम उसको किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। और हार्बर के जो अभी कनेक्टेड सेक्शंस हैं वो जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। आज हमने डिस्कस किया सेक्शन 34 से लेकर 52A तक, और आज हमारा चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन पूरा खत्म हो जाता है। और मैंने आपको जो जो पॉइंट्स बताए हैं, जो जो सेक्शन बताए हैं, और जो जो मैंने आपको अंडरलाइन दिखाई है, सिर्फ इस पार्ट में से इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।